आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली थ्रू द एजेस, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, बस ये चैप्टर आपका बचा था, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ये जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इन सभी कोर्स में ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो एकलव्य स्नातक 1 के नाम से, यहाँ पे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा। वैसे तो आपकी बुक में बहुत सारा दे रखा है, पर आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं काफ़ी शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप कम से कम टाइम में इसको समझ लो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। तो आपको पता है 18वीं शताब्दी जो दिल्ली इतिहास में है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। इस समय क्या था, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ और एक तरह से मुगल जो सत्ता थी उसके लिए ये संकट का दौर माना जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस समय में जो मुगल साम्राज्य था वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था और दिल्ली का जो प्रतीकात्मक महत्व था वो तो बना रहा, लेकिन मुगल साम्राज्य जो था ये कमजोर होने लगा। तो कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हो कि मध्यकाल से आधुनिक काल की ओर संक्रमण इसे आप मान सकते हो। फिर सेकंड पॉइंट है मुगल साम्राज्य का पतन। यानी जब औरंगजेब की मृत्यु हुई उसके बाद मुगल शासन कमजोर हो गया, क्योंकि बाद के जो शासक थे वो अयोग्य थे। ठीक है, फिर दरबार में षड्यंत्र वगैरह होता था। इसके कारण भी जो सम्राट थे वो केवल नाम मात्र के शासक रह गए, एक कठपुतली की तरह काम करने वाले शासक रह गए। ठीक है, बाद में आप पढ़ोगे आगे कि जैसे इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर में यानी चैप्टर 5 में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से मराठाओं का दबदबा हो गया था, सिखों का दबदबा हो गया था। ठीक है, और बाहर के जो आक्रमण होते थे उससे क्या क्या नुकसान होता था, ये सारी चीज हम चैप्टर 5 में देख चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, राजनीतिक अस्थिरता। आपको पता है दिल्ली में लगातार सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा था, विद्रोह हो जाता था, प्रशासनिक अव्यवस्था हो जाती थी। कई बार मुगल अमीर जो होते थे आपस में ही लड़ने लग जाते थे। ठीक है, तो राजधानी की जो सुरक्षा है वो काफी कमजोर हो गई थी। फिर एक फोर्थ पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय में विदेशी आक्रमण होने लगा था। नादिर शाह का आक्रमण होता था, इससे दिल्ली में बहुत ज्यादा लूट हुई। ठीक है, धन संपत्ति जो थी वो सब लूट के चले गए, नरसंहार किया गया, लोगों को मारा गया। मुगल प्रतिष्ठा को इससे बहुत ज्यादा आघात पहुंचा। फिर अहमद शाह अब्दाली ये भी बार बार आक्रमण करता रहता था, ये भी दिल्ली को लूट के ले जाता था। ठीक है, इसकी वजह से भी आर्थिक विनाश हुआ, जनजीवन असुरक्षित हो गया। मुगल शक्ति जो थी उसका अंत हुआ, कहीं ना कहीं उसका पतन होने लगा। फिर नई राजनीतिक शक्तियों का उभार हो रहा था, मराठा काफी मजबूत हो रहे थे जो दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, तेजी से बढ़ रहे थे। अफगान जो है इनके सैन्य प्रभाव भी देखने को मिलता है बार बार, इसका अब्दाली का आक्रमण भी हो रहा था। स्थानीय सरदार जो आसपास के क्षेत्रों में रहते थे, ठीक है, उनका कंट्रोल बढ़ रहा था। इसी समय में जाट जो थे इनका कंट्रोल बढ़ा। ठीक है, अवध साइड में जाओगे तो वहां पे भी कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, रोहिल्लों का कंट्रोल भी आपका बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये काफी मतलब सत्ता में परिवर्तन देखने को मिल रहा था, मुगल कमजोर हो रहे थे तो बाकी जो थे वो ताकतवर हो रहे थे। फिर दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति थी वहां पे अगर हम देखें तो शाही संरक्षण धीरे धीरे समाप्त होने लगा। इसको हम आगे डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे डिटेल में समझाऊंगा। व्यापारी और कारीगर जो थे उनकी वो भी कहीं ना कहीं असुरक्षित थे, लूट हो जाती थी, उनको भी लूट लिया जाता था। आर्थिक संकट कहीं ना कहीं हो रहा था जिसके कारण दिल्ली का जो आर्थिक महत्व था ये घटने लगा था। ठीक है, फिर क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन हुआ। जो पुराने मुगल अभिजात वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, उनका पतन होने लगा। नए सामाजिक वर्ग उभरने लगे, सैनिक अधिकारी, क्षेत्रीय शक्तियां मजबूत होने लगी। ठीक है, लोगों पे टैक्स का बहुत बोझ होने लगा था, उनके साथ हिंसा होने लगी थी, उनका जीवन जो था कहीं ना कहीं हमेशा अस्थिर रहने लगा था। ठीक है, फिर सांस्कृतिक जीवन का भी पतन हो रहा था, लेकिन इसके पतन के बावजूद भी साहित्य में आपको प्रगति दिखेगी। उर्दू भाषा जो थी वो काफी उन्नत होने लगी थी। संगीत और कविता का केंद्र भी बनने लगा था। संरक्षण की बात करें तो अब शाही दरबार से हटकर अमीरों और जो स्थानीय संरक्षक थे उन तक ही सीमित था, जो आगे हम डिटेल में करेंगे। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में इंट्रो बता रहा हूँ खाली। ठीक है, अब नाइन्थ पॉइंट की बात करते हैं। दिल्ली नगर जो था उसका बदलता स्वरूप हम देखें तो ये एक मजबूत राजधानी से एक कमजोर और असुरक्षित शहर के रूप में हमारे सामने आया। ठीक है, जनसंख्या में भी उतार चढ़ाव दिखा, बार बार आक्रमण होते थे तो लोग भी मारे जाते थे, उनका जीवन जो था वो प्रभावित हो रहा था। तो ये चीजें हमने समझी। अब हमने यहाँ तक क्या समझा कि मुगल सत्ता जो है वो कमजोर हो रही है। ठीक है, अव्यवस्था हो रही है, मराठे मजबूत हो रहे हैं, सिख मजबूत हो रहे हैं और अन्य लोग जो है मजबूत हो रहे हैं। फिर बाहर का आक्रमण हो रहा है, बार बार दिल्ली को लूटा जा रहा है जिसके कारण दिल्ली जो है पूरी अव्यवस्था में फैल गई है। लेकिन
दिल्ली में अव्यवस्था फैल जाने के बाद भी यहाँ पे कुछ चीजों का विकास हुआ, तो उसमें सबसे पहले बात करेंगे चित्रकला की। ठीक है, अब एक एक करके पॉइंट को समझना है आपको। चित्रकला का पुनर्जीवन हुआ, यानी मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था, इसके शासन में अगर हम देखें तो चित्रकला को प्रोत्साहित किया गया। अगर औरंगजेब के बाद देखें तो ये इसको मुगल चित्रकला का दूसरा जन्म कहा जाता है। अब इसको दूसरा जन्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि दूसरी बार, ठीक है, औरंगजेब के बाद दूसरी बार ये समय था जब चित्रकला को बहुत बढ़ावा मिला। इसको दिल्ली कलम के नाम से जाना जाता है, यानी इस काल में एक नई शैली विकसित हुई, एक नया स्टाइल था पेंटिंग का, जिसको दिल्ली कलम कहा गया। और इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि शाही शैली, ठीक है, जो शैली है उसमें बदलाव आया। अब जो चित्रकारी थी वो काफी बारीक हो गई थी, बहुत बारीक काम होता था, आकर्षक रंगों का प्रयोग किया जाने लगा था, बहुत अट्रैक्टिव कलर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। फिर चित्रों के मुख्य विषय क्या थे? देखो, मुख्य रूप से जो चित्र बनाए जाते थे ना, पेंटिंग जो बनाई जाती थी, वो जो बादशाह हैं उनके उनके बारे में पेंटिंग बनाई जाती थी। ठीक है, पोर्ट्रेट्स उनके बनाए जाते थे, उनके चित्र बनाए जाते थे, बादशाह उनके जो वंशज है उनके। फिर दरबार के दृश्य बनाए जाते थे कि बादशाह बैठा हुआ है, पूरा दरबार है, मंत्री हैं, ठीक है, जो डेली जो डिसीजन लिए जाते थे उसके आधार पे उसके भी चित्र बना दिए जाते थे। तो इन चित्रों में अगर आप देखोगे तो हर जगह आपको एक ही चीज दिखेगी, वो दिखेगी बादशाह, यानी बादशाह जो है उसको केंद्र में दिखाया जाता था हमेशा। जो हर चित्र में आपको बादशाह जरूर दिखेगा, तो उसकी शक्ति और उसके वैभव को चित्रकला के द्वारा दिखाया जाता था। अब प्रमुख चित्रकारों की बात करें, कौन ऐसा चित्रकार था जो बहुत बेहतरीन चित्रकारी करता था? तो उसमें एक बहुत फेमस चित्रकार था जिसका नाम था चुरामन। ठीक है, अब ये चुरामन जो है ये बहुत ही फेमस चित्रकार है। इसने शाही व्यक्ति चित्र और दरबारी दृश्य बहुत बनाए थे, दरबार के दृश्य बनाए थे, ठीक है, शासक के दृश्य बनाए थे। फिर चित्रों की प्रतिलिपियां और व्यापार, 18वीं शताब्दी के कलाकार जो थे उसमें पुराने मुगल चित्र जो थे, वो पहले के जो मुगल चित्र थे उसकी क्या करी जाती थी? कॉपी करी जाती थी। ठीक है, उसकी प्रतिलिपि बनाई जाती थी, उसकी सेम जैसे मान लो फोटोकॉपी जैसी बना दी जाती थी। कारण क्या है? क्योंकि चित्र संग्रह और सुचित्रित पांडुलिपियां जो थी वो मिल जाती थी, यानी पहले से उनको एक कंटेंट मिल जाता था कि इस तरीके का चित्र है, इसको कॉपी कर दो, उसमें नए रंग भर दो, उसे और ज्यादा अट्रैक्टिव बना दो। ठीक है, तो और ये एक लाभदायक व्यवसाय भी बन चुका था, इसको बहुत अच्छा माना जाता था। फिर प्रांतीय राज्यों की ओर पलायन। अब होता क्या है कि 18वीं शताब्दी के मध्य तक कई मुगल चित्रकार जो चित्र बनाया करते थे वो मुर्शिदाबाद की तरफ, फैजाबाद की तरफ शिफ्ट होने लगे। ठीक है, यानी वो प्रांतीय केंद्रों की तरफ चले गए। वहां पे क्या था? मुगल चित्रकला की परंपरा जो है वो आगे बढ़ती रही, क्योंकि सारे चित्रकार वहां थे, तो वहां से वो चित्रकारी करते थे। फिर पश्चिमी प्रभाव और नई शैली, यानी मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के समय एक नई चित्रकला पद्धति जो थी वो विकसित होने लगी थी। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि अब एक नया तरीका आ गया चित्रकला में। अब पहले क्या था? पुराने समय में मुगल में चित्र जो बनाए जाते थे, जैसे कोई शासक है वो शिकार करने गया है या दरबार का दृश्य, ये सब बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन अब एक नई शैली आ गई है जिसको यूरोपियन, यानी जिसमें पश्चिमी प्रभाव देखने लगा था। तो यूरोपियन लोगों की मांग के अकॉर्डिंग चित्रों की शैली, यानी जो चित्र बनाने का तरीका था, स्टाइल था, उसको बदला गया। इसे कंपनी पेंटिंग की ओर बढ़ता कदम माना जा रहा था। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था? कंपनी पेंटिंग की ओर बढ़ता कदम, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी दौरान आने लगी थी और कहीं ना कहीं व्यापार हो रहा था। ठीक है, तो इसी समय चित्रकला में भी यूरोपीय प्रभाव देखने को मिला। ये तो थी पेंटिंग। अब बात करते हैं इस दौरान संगीत में क्या बदलाव आए। तो संगीत का सामाजिक महत्व था। संगीत ने सांस्कृतिक जीवन को कहीं ना कहीं जीवंत बना दिया था। ठीक है, राज दरबार और राजा का जो दरबार था, सम्राट वर्ग, सामान्य जनता, सभी से इसको संरक्षण मिला, यानी सभी लोग संगीत को काफी पसंद करते थे। ठीक है, इसी समय में गाना गाना यानी जो सॉन्ग गाए जाते थे, डांस यानी जो नृत्य होता था, ये उस समय में मनोरंजन का बेहतरीन साधन माना जाता था। जो रोजमर्रा के जो उत्सव होते थे, ठीक है, उसका ये हिस्सा था। मान लो कोई उत्सव मनाया जा रहा है तो उसमें गाना गीत भी होता था, संगीत होता था, उसमें उसमें नृत्य होता था। ठीक है, तो ये सब चीजें होती थी, ये महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अब बात करेंगे, सेकंड पॉइंट है हमारा धार्मिक और सामाजिक अवसर पर संगीत। जब भी कोई धार्मिक आयोजन हो या कोई सामाजिक अवसर हो, मान लो किसी का कोई त्योहार हो या कोई बर्थडे हो, मान लो किसी का, ठीक है, या कोई शादी विवाह, कोई भी मतलब सामाजिक अवसर हो, तो उस समय में संगीत का बहुत महत्व होता था। ठीक है, सूफी सभाओं की अगर हम बात करें तो जिसे महफिल समा कहा जाता था, या दरगाह या जो मकबरे होते थे, ठीक है, यहाँ पे भी संगीत होता था, कव्वालियाँ होती थी। उर्स, यानी कि जब मान लो कोई सूफी संत है,
उसकी जो दरगाह है, दरगाह पे मान लो जो जो उसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, ठीक है, साल में एक बार मनाई जाती थी। तो उसमें जो कार्यक्रम होता था उसको उर्स कहा जाता था। वो विशेष तिथियों पर ही होता था। और मुहर्रम में जब शोक अवसर होता था, ठीक है, उस समय में मरसिया खुबानी का विकास हुआ। इसके बारे में आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी हमें बस ये समझना है कि संगीत जो था उसका क्या महत्व था, किस किस समय में संगीत का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो संगीत की लोकप्रिय शैली, अब जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, उसकी भी बहुत सारी शैलियां होती हैं। तो उस समय में एक शैली थी जो ध्रुपद थी। अब ध्रुपद शैली जो थी उसकी लोकप्रियता घटने लगी थी। क्यों? क्योंकि ध्रुपद शैली जो थी, इसमें ज्यादातर जो भजन वगैरह होते थे वो गाए जाते थे, ठीक है। और ये थोड़ी मुश्किल होती थी, इसमें जो सुर ताल होते थे बहुत गहरे होते थे, बहुत सारे लोगों को वो चीजें समझ भी नहीं आती थी, और ये काफी टफ होती थी। इसकी जगह पे ख्याल गायन ये ज्यादा लोकप्रिय हो गया। और ध्रुपद में क्या था, ज्यादा मतलब डांस वगैरह भी नहीं हो सकता था, ठीक है। इसलिए भी ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं रही। ख्याल गायन जो था ये लोकप्रिय होने लगा था, यानी ये गाने की गीत गाने की दूसरी शैली है। इसके अलावा कुछ और शैली जैसे कवित्व हो गया, जंगला हो गया, तराना हो गया, ये सब शैलियां हैं, यानी संगीत के अलग अलग तरीके हैं। कव्वाली, कव्वाली जो सूफी सभा होती थी, ठीक है, या उर्स का कोई प्रोग्राम होता था तो उसमें कव्वालियां गाई जाती थी। फिर इस समय में कलाकारों का उदय हुआ, यानी बहुत बड़ी संख्या में इस समय में प्रोफेशनल कलाकार उभरे। प्रोफेशनल व्यावसायिक कलाकार मतलब जो अपनी कला से पैसा कमाते हो, ठीक है। अगर वो संगीत, वो म्यूजिक सुना रहे हैं तो इसका मतलब वो उससे पैसा कमाएंगे। तो ऐसे कलाकार इस समय में उभर रहे थे। कई महान संगीतकार जो थे इस समय में बहुत फेमस हो गए थे। लोकप्रिय कलाकारों की संख्या जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी थी, ठीक है। फिर मरसिया खवानी, ये एक शैली है, इसका विकास हो रहा था। और 18वीं शताब्दी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, क्योंकि इसमें आपको संगीत भी दिखेगा, इसमें साहित्य ठीक है, यानी संगीत और साहित्य दोनों के रूप को मान्यता मिली थी। तो दोनों का मिश्रण होता था, इसलिए इसको अलग नाम से जाना जाता है, मरसिया ख्वानी। फिर महिला कलाकारों की स्थिति, इस काल में जो महिला होती थी, जो फीमेल होती थी, वो कलाकार भी काफी तेजी से बढ़ रही थी, ठीक है। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी थी। अब केवल सहायक कलाकार नहीं रहे, स्वतंत्र रूप से प्रस्तुति देने वाले जो कलाकार थे वो भी हो गई थी गणिकाएं, यानी शिक्षित, सुसंस्कृत, ठीक है, वाक्पटु, यानी ऐसी महिलाएं जो शिक्षित थी, सुसंस्कृत थी, ठीक है, और बोलने में बहुत अच्छी थी, सक्षम थी, उच्च वर्ग में सम्मानित इनको माना जाता था। भव्य जीवन शैली, इनकी जो लाइफ स्टाइल होती थी वो थोड़ी लग्जरी होती थी, क्योंकि भाई इनको बहुत सम्मान मिलता था। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करने लगी थी। तो ये महिला कलाकार होती थी। अब बात करते हैं साहित्यिक संस्कृति। तो इस समय में उर्दू भाषा का उदय हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके शासनकाल में उर्दू का साहित्यिक भाषा के रूप में उदय हो गया था, ठीक है। ये फारसी से उर्दू की तरफ जा रहे थे लोग। यानी सांस्कृतिक संश्लेषण देखें तो हिंदू और मुस्लिम जो संस्कृति थी उसके मिश्रण के रूप में हम उर्दू को जानते हैं। तो प्रारंभिक जो उर्दू साहित्यकार थे, इसमें सिराजुद्दीन खान, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जाने माने साहित्यकार थे, ठीक है, उर्दू के। तो उर्दू काव्य के शुरुआती संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है। 18वीं सदी के आरंभ में फारसी के महान विद्वान रह चुके हैं ये। इन्होंने खुद उर्दू दीवान नहीं लिखा, ठीक है, स्वयं उर्दू दीवान नहीं लिखा, लेकिन अपने जो इनके शिष्य थे उनको फारसी से उर्दू में लिखने के लिए प्रेरित करा। यानी अब फारसी से लोग, ठीक है, फारसी से लोग उर्दू की तरफ आए, इसके लिए इन्होंने प्रेरित करा। इनके जो मेन शिष्य थे, इसमें अबरू आ जाएगा, मजमून आ जाएगा, यकरंग आ जाएगा, ठीक है, टेक चंद आ जाएगा, ये सब इनके शिष्य थे। उर्दू का जो साहित्य था, लिटरेचर था, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। तो काव्य यानी जो कविताएं होती थी वो उर्दू में बहुत तेजी से फैल रही थी। ब्रज भाषा और फारसी, इसको भी पीछे छोड़ दिया था इस समय में उर्दू ने, ठीक है। ज्यादातर जो कविताएं लिखी जाती थी, काव्य लिखा जाता था, वो उर्दू भाषा में लिखा जाने लगा था। लेकिन गंभीर गद्य, जो बहुत सीरियस गद्य होते थे, ठीक है, गद्य मतलब जो कहानियां होती थी जिसमें विद्वत्तापूर्ण रचनाएं होती थी और जो कवियों की जीवनियां होती थी, ये अभी भी फारसी में लिखी जा रही थी। बस केवल काव्य में उर्दू को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा था। फिर उर्दू काव्य का उत्कर्ष 18वीं और 19वीं सदी में। तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में उर्दू काव्य जो था वो बहुत तेजी से विकसित हो रहा था। अब इसमें क्या होता था, मुशायरा होता था, जहाँ पे बहुत सारे जो उर्दू के कवि होते थे वो इकट्ठा होते थे किसी स्थान पे, और अपनी अपनी जो शायरियाँ होती है, ठीक है, उसको सुनाते थे, अपनी कविताओं को सुनाते थे। तो इसको मुशायरा कहा जाता था। तो उर्दू काव्य के विकास का प्रमुख मंच माना जाता था इसको। इसका स्थान कहाँ पे होता था, कहाँ पे ये कराए जाते थे? मान लो कई बार कवियों के घर पे मुशायरा होता था, कई बार जो मेले होते थे, मेलों में
कहा जाता था, ठीक है। तो कई मतलब सार्वजनिक स्थानों पे ये मुशायरा कराया जाता था जिसमें बहुत सारे कवि वगैरह आते थे और अपनी अपनी रचनाओं को, अपनी अपनी कृतियों को सुनाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख उर्दू कवि। इसमें मीर तकी मीर हो जाएंगे, मिर्जा रफ़ी सौदा हो जाएंगे, ख्वाजा मीर दर्द हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे कवि हैं जो उर्दू के बहुत फेमस कवि हैं। इन कवियों ने भाषा को परिष्कृत किया, बेहतरीन बनाया और उर्दू गजल को भी इन्होंने बहुत प्रतिष्ठा दिलाई, ठीक है। अगला है 19वीं सदी में उर्दू गजल। तो प्रमुख शायर जो हैं जिसमें मिर्जा गालिब आ जाएंगे, दाग, मोमिन, ये सब दिल्ली घराने के कवि वगैरह होते थे, ठीक है। इनका योगदान क्या था, इन्होंने भाषा को बहुत गहराई से समझाया, भावों की अभिव्यक्ति इनकी रचनाओं में आपको दिखेगी, इनकी भाषा का सौंदर्य आपको इनकी गजलों से दिखेगा, ठीक है, इनकी कविताओं से दिखेगा। तो उर्दू गजल जो है इस समय में अपनी ऊंचाइयों पे पहुंच गई थी। नेक्स्ट है दिल्ली उन्नतिशील वाणिज्यिक केंद्र। 17वीं से 18वीं शताब्दी के समय में अगर हम देखें तो दिल्ली एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी उभर रहा था। तो दिल्ली का आर्थिक महत्व तो समझते हैं। तो दिल्ली केवल सांस्कृतिक केंद्र नहीं था बल्कि उत्तरी भारत का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र भी दिल्ली बन चुका था, ठीक है। मुगल राजधानी शाहजहानाबाद की बात करें तो पुरानी दिल्ली में पूंजी का संचय होता था, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट होता था, ठीक है। लंबी दूरी का व्यापार वगैरह, विनिमय पत्र, विशाल पूंजी बाजार, ये हर तरीके से विकसित हो रहा था। यानी एक अर्थतंत्र विकसित हो रहा था जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता था, व्यापार होता था, ठीक है। समृद्धि के प्रमुख कारण, ये जो समृद्धि थी इसके प्रमुख कारण क्या थे? तो समृद्धि के प्रमुख कारण समझते हैं। राजधानी का स्थानांतरण। शाहजहां ने क्या करा, अपनी राजधानी जो थी वो आगरा से दिल्ली लेके आ गए थे, यानी आगरा से दिल्ली की तरफ ले आए थे। तो दिल्ली जो है एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र बन गया था। व्यापारी, कारीगर, कलाकार जो थे वो दिल्ली की तरफ आने लगे, यहाँ पे इनको रोजगार और संरक्षण मिलने लगा था। आगरा से दिल्ली सारे कलाकार जो थे वो आ गए थे। राजनीतिक स्थिरता, औरंगजेब का जो दरबार था और जो शिविर था, अगर इसमें देखें तो 1679 तक दिल्ली में ही रहा। लगभग आधी शताब्दी की शांति आपको यहीं दिखेगी। व्यापार और वाणिज्य के विकास में देखें तो ये भी सहायक बना क्योंकि औरंगजेब के समय में स्थिरता थी। फिर कृषि और खाद्य आपूर्ति के लिए देखें तो दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र था, ठीक है, उपजाऊ था क्योंकि आपको पता है यमुना नदी थी, उसके आसपास कछारी क्षेत्र हो जाएगा और पानी मिल जाता था। पास के जो अन्नागार थे यानी जहाँ पे अनाज का स्टोरेज होता था, तो यहाँ पे बंजारे वगैरह अनाज लाया करते थे, शहर की जरूरतें जो होती थी यहाँ से पूरी हो जाती थी। फिर यहाँ पे आने के लिए सड़क मार्ग भी था और जल मार्ग भी था, ठीक है। दिल्ली जो है मुख्य राजमार्ग जो होते थे, जो हाईवे वगैरह होते थे, जो सड़कें होती थी बड़ी, उनसे जुड़ा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे यमुना नदी भी थी तो यहाँ पे पूरे वर्ष भर बोट के जरिए भी, यहाँ पे नाव के जरिए भी लोग आ जा सकते थे। फिर थर्ड पॉइंट है व्यापारी और उद्यमियों का आगमन। जो व्यापारी लोग थे वो भी आ रहे थे, ठीक है। तो इतिहासकार हमीदा खातून नकवी कहते हैं कि दिल्ली की समृद्धि और वैभव ने बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। यहाँ पे शिल्पकार आ गए, व्यापारी आ गए, उद्यमी आ गए, ठीक है। सब लोग यहाँ पे आए क्योंकि दिल्ली में इनको कहीं ना कहीं व्यापार और इनके काम के लिए एक बेहतरीन जगह के रूप में दिल्ली को इन्होंने चुना। फिर व्यापारिक समुदाय। 1785 से पहले नगर में एक एक नगर सेठ या व्यापारिक साहूकार का प्रमुख समूह उभरा था, यानी यहाँ पे साहूकारों का एक समूह उभर रहा था। इसके अलावा जो स्थानीय दुकानदार थे, लोकल जो बनिए थे, ठीक है, अर्मेनियाई हो गए, मध्य एशियाई लोग हो गए, कश्मीरी व्यापारी हो गए, ये भी यहाँ पे आते जाते रहते थे, व्यापार खूब होता था। सहायक वर्ग और सेवाएं। अब नगर था तो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में सेवाएं भी उपलब्ध थी। यहाँ पे जो मनी एक्सचेंज होता है ये हो जाता था, ठीक है। और लेखक वगैरह, परिवहक वगैरह, कुशल और अकुशल श्रमिक, ये सब यहाँ पे मिल जाते थे। अरब की जो सराय है हुमायूं के मकबरे के पास, यहाँ पे अस्थायी व्यापारी और यात्रियों से भरी रहती थी, ठीक है। जो हुमायूं के मकबरे के पास एक सराय होती थी, वहां पे हमेशा व्यापारी और यात्री रहा करते थे। फिर दिल्ली के बाजारों की बात करें तो दिल्ली के बाजार जो है इनकी कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये सामान्य बाजार थे, यहाँ पे विशिष्ट वस्तुएं भी आसानी से मिल जाती थी। और थोक व्यापार वाले बाजार थे, यहाँ पे होलसेल में डील होती थी, ठीक है। यहाँ पे फुटकर और परचून दुकानें भी देखें तो बहुत होती थी। जो डेली लाइफ में हमें चीज़ों की जरूरत होती है, विलासिता की वस्तुएं, ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाती थी। फिर नक्खास। अब नक्खास क्या है, ये रोजमर्रा के बाजार हैं, यानी ऐसे बाजार जहाँ पे डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें मिल जाती हैं। पड़ोसी क्षेत्र से अलग अगल बगल से भी लोग यहाँ पे आते थे, अपने उत्पाद यानी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए यहाँ पे आते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बाजार लगाया जाता था। बाजारों का विकास। शाहजहां के शासनकाल में बाजार जो था
उसको बाजारों की पूरी प्लानिंग के साथ उसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पे आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही थी, शहर फैल रहा था, तो बाजार भी यहाँ पे बड़े होते गए। दरगाह कुली खान का यात्रा वृतांत बताता है, जिसमें मुरक्का है दिल्ली, जिसमें दिल्ली के बारे में, बाजारों के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें भी पता लगता है कि दिल्ली में बाजार जो थे वो तेजी से फैलने लगे थे। ठीक है। फिर कटरा, यानी थोक व्यापार का केंद्र था। भारी यातायात के कारण लाल किले से कुछ दूरी पर स्थित शिल्पकार शहर के भीतर रहते थे और काम करते थे। कुछ उपनगरों से भी आते थे। अब देखो क्या था, यहाँ पे बहुत यातायात की सुविधाएं थी, जिसके कारण से आप ये देख लो कि यहाँ पे हर प्रकार का व्यापार होता था। यहाँ पे शिल्पकार लोग हुआ करते थे, जो शहर के भीतर ही रहते थे, वहीं पे काम करते थे और अपनी चीज़ों को वहाँ पे बेचा करते थे। ठीक है। और जामा मस्जिद के आसपास के बाजार देखें तो पश्चिम दिशा में नशीले पेय पदार्थ और अफीम का भी व्यापार होता था। वस्त्र व्यापारियों की यहाँ पे कोठियां होती थी जो कपड़े बेचा करते थे। ये मार्ग चौड़ा बाजार की ओर जाता था। ठीक है। अब ये जो चौड़ा बाजार है इसे समझिए। चौड़ा बाजार जो है, यहाँ पे तांबे और पीतल के बर्तन मिल जाते थे, हाथ से बनी हुई चीजें और कागज की चीजों का यहाँ पे व्यापार होता था। ठीक है। और यहाँ शहर के कई भागों को रास्ते, यानी यहाँ से शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रास्ते चले जाते थे, यानी कई, ये ऐसी जगह पे था जहाँ पे अलग अलग रास्ते आके मिल रहे थे। फिर दक्षिण सीढ़ियाँ चितली कब्र, तो छोटी वस्तुएं, मोचियों की दुकानें और जो हस्तशिल्पकार वगैरह थे। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे रहा करते थे, यहाँ पे चीजों को बनाते थे। पास में छत्ता ए मोमगरान कसाईयों का मोहल्ला भी यहाँ पे हुआ करता था, दिल्ली के पास। और उत्तरी सीढ़ियों की तरफ जाओगे तो यहाँ पे जौहरी और मीनाकार, ठीक है, जौहरी जो हीरे भी, मोती या फिर या मान लो सोने वगैरह की चीजें जो बेचा करते थे। ठीक है। यहाँ पे पच्चीकारी डिजाइनिंग वगैरह होती थी, यहाँ पे संगमरमर की जड़ाई होती थी, हाथी दांत की नक्काशी होती थी। तो यहाँ पे ऐसी बारीक कारीगरी के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता था। पूर्वी सीढ़ियों की बात करें तो यहाँ पे खास बाजार थे, जिसमें हस्तशिल्पकार जो लोग होते थे उनकी दुकानें होती थी। ठीक है। हाथ से बनी हुई चीजों को यहाँ पे बेचा जाता था। और यहाँ का प्रमुख जो आकर्षण था वो था चौक सादुल्ला खां, ये कोई चौक रहा होगा। ठीक है। तो दरगाह अली खान के अनुसार बताया गया कि यहाँ पे वस्तुओं की इतनी वैरायटी थी कि देखने वाला खो जाता था। ठीक है। हथियार विक्रेता, वस्त्र व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे कंपटीशन करा करते थे, खूब कंपटीशन था। बाजारों का महत्व, तो दिल्ली के बाजार जो थे वो मानव की आवश्यकता, जो भी मतलब व्यक्ति को अपने जीवन में चाहिए, तो वो सारी वस्तुएं ज्यादातर यहाँ पे मिल जाती थी। दिल्ली की आर्थिक समृद्धि का आधार जो था ये बाजार थे, इसी की वजह से दिल्ली आर्थिक रूप से समृद्ध थे। फिर बात करते हैं फैज बाजार और चांदनी चौक की। तो फैज बाजार जो है शाहजहानाबाद के दो प्रमुख बाजारों में से बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है। तो ये अकबरबादी जो दरवाजे हैं, इसको जोड़ने वाली जो सड़क थी उस पे स्थित था। ये शाहजहां के समय में इसकी स्थापना है। और इसके विशेषताओं की बात करें तो सौंदर्य के लिए बहुत फेमस था, बहुत अच्छी जगह पे था। बीच में नहर ए फैज, एक नहर बहती थी। ठीक है। और दोनों ओर उसके दुकानों की लगातार, मतलब दुकानों की कतारें थी, एक नहर बहती थी, उधर ये बाजार था। फिर लाहौरी दरवाजे से किले तक का बाजार, जो लाहौरी गेट है, तो नगर की जो दीवार थी उसके पास लाहौरी दरवाजा था। ठीक है। तो किले के लाहौरी दरवाजे तक एक सड़क जाती थी, और इस सड़क पे फतेहपुरी मस्जिद के पास में बीचों बीच एक नहर फैज बहा करती थी। और सड़क के दोनों किनारे पे पेड़ लगा रखे थे। ठीक है। पेड़ों की कतारें थी और वहां पे 1500 से ज्यादा दुकानें थी। ठीक है। लगातार मतलब दुकानें हुआ करती थी। और इसका स्वामित्व राजकुमारी जहां आरा और फतेहपुरी जो बेगम थी इनके हाथ में था। इस मार्ग के प्रमुख बाजार की बात करें तो उर्दू बाजार फेमस था, जौहरी और अशरफी बाजार था, चांदनी चौक हो जाएगा, फतेहपुरी बाजार हो जाएगा, खाड़ी बावली हो जाएगा। ठीक है। आज के समय में भी आप जाते हो तो ये बाजार आपको मिलते हैं। आप खाड़ी बावली जाते हो तो ड्राई फ्रूट वगैरह आपको वहां मिलते हैं। चांदनी चौक की मार्केट आपको पता ही है, आज के समय में भी है। फिर चांदनी चौक का महत्व, दिल्ली का सबसे सुंदर और सबसे सुसज्जित और सबसे व्यस्त और सबसे भीड़ भाड़ वाला बाजार जो था वो चांदनी चौक था। ये मनोरंजन और खरीदारी का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। ठीक है। यहाँ पे आपको रत्न और मोती मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, यहाँ पे इत्र मिल जाएगा। ठीक है। चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाएंगे, रंगीन शीशे के हुक्के वगैरह मिल जाते थे, सुंदर कटोरिया, जग, शराब के जाम और बर्तन वगैरह यहाँ पे मिल जाता था। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत, मतलब आसानी से आपको भीड़ भाड़ वाले इलाके में सारा सामान मिल जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कूचा डटवा। चांदनी चौक के पास स्थित था ये। तो यहाँ पे जो नृत्यंगना है, ठीक है, जो डांस वगैरह जो करते हैं इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। दरबारी कलाकार जो थे यहीं पे रहा करते थे। और
19वीं सदी तक चित्रकार, मूर्तिकार, हस्तशिल्पकार यहाँ पे आके बसने लग गए थे। फिर एक है फल बाजार। गर्मियों में फारस, बल्ख, बुखारा, समरकंद से जो मेवे आते थे वो यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। सर्दियों में काले और सफेद जो अंगूर होते थे वो यहाँ पे मिल जाते थे। बर्नियर बताता है कि दरबारी लोग फलों के बहुत शौकीन होते थे, फलों पे बहुत पैसा खर्च किया करते थे, ठीक है। और यहाँ पे नान बाइयाँ और मांस बेचने वाली दुकानों की भी खूब भरमार थी। फिर दिल्ली के बाजारों की समग्र तस्वीर, तो बाजार की बात करें तो बहुत भीड़ भाड़ वाले बाजार थे। एक व्यस्त शहरी केंद्र यहाँ पे था। जो डेली लाइफ में जरूरत की चीज होती है, विलासिता की जो वस्तुएं होती है, लग्जरी आइटम जो होता है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं यहाँ पे आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। तो ये एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन। हस्तशिल्प उत्पादन को समझते हैं। तो देखिए, हाथ से बनी हुई चीजें, तो शाहजहानाबाद जो है हस्तशिल्प उत्पादन के लिए, खासकर जो सूती कपड़े होते हैं इसके लिए बहुत फेमस था। तो विदेशी यात्री मैनरिक बताता है कि यहाँ पे कारीगर जो होते थे वो छीट के कपड़े बनाते थे, ठीक है, रंग बिरंगे कपड़े। उसमें मिर्जई और बंदेज रंगाई वगैरह में निपुण थे, यानी जो कपड़ा होता है उसको बनाना, उसमें जो बारीकी जो डिजाइन होती है, ठीक है, और उसमें जो कलर किया जाता है, इन सब चीजों में यहाँ पे एक्सपर्ट लोग होते थे। छींट के कपड़े मसूली पत्तम से थोड़े निम्न माने जाते थे ये, लेकिन निर्यात की मुख्य वस्तु थे, ठीक है, बहुत इसको बेचा जाता था। फिर गलीचा उद्योग, गलीचा बुनाई दिल्ली का एक उन्नत उद्योग होता था, गलीचा बुनकर। आर्थिक रूप से ये लोग समृद्ध होते थे। बिस्तर और गद्दों का आवरण हो गया, या फर्श को ढकने के लिए इस तरीके का हो गया, या तंबू को बना ढकने के लिए जो आवरण होता है वो बनाया जाता था, ठीक है। और यहाँ पे डिमांड के अनुसार, जैसे मान लो रेशम की डिमांड है तो रेशमी, ऊनी, सूती, हर तरीके के गलीचे यहाँ पे बनाए जाते थे, और काफी बड़ी मात्रा में उसका उत्पादन किया जाता था। फिर कुछ अन्य उद्योग भी थे, जैसे कि नील का उत्पादन। तो यहाँ पे नील के उत्पादन को संरक्षण प्राप्त था, व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तु होता था। इसके अलावा यहाँ पे तांबे के बर्तन हो गए, शस्त्र हो गए, कागज हो गए, चमड़े की वस्तु हो गई, चीनी, नील, ठीक है, इन सब चीजों का खूब व्यापार यहाँ पे होता था। फिर निर्माण उद्योग और रोजगार, यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे जो घर बनाए जाते हैं, भवन निर्माण होता है, ये काम बहुत होता था। तो यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाता था, क्योंकि राजमिस्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, घर बनाने का काम करते हैं। पत्थर गढ़ने वाले लोग जो थे उनको रोजगार मिल जाता था। जो कारपेंटर होते हैं, बढ़ई होते हैं, उनको यहाँ पे काम मिल जाता था, ठीक है। और इसके अलावा अकुशल मजदूर जो होते थे वो भी बहुत अधिक संख्या में आते थे, लेबर जो होते थे वो यहाँ पे काम करते थे, खुदाई वगैरह का काम चलता रहता था, इमारतें बनाने का काम यहाँ पे हमेशा लगातार चलता ही रहता था। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी लूट होती है। अब इस लूट को समझिए, नादिर शाह क्या था, नादिर शाह ने यहाँ पे कर दिया आक्रमण और यहाँ से कारीगरों को ले गया। तो नादिर शाह दिल्ली से ईरान ले गया यहाँ के कारीगरों को, 300 राजमिस्त्री, 100 पत्थर गढ़ने वाले और 200 जो कारपेंटर थे उनको ले गया। कारण क्या था, दिल्ली के जो कारीगर थे वो बहुत बेहतरीन कारीगर होते थे, ठीक है। बर्नियर की प्रशंसा, बर्नियर ने क्या लिखा है, बर्नियर ने भारतीय कारीगरों की खूब प्रशंसा करी है। वो कहता है कि साधारण औजारों से ये लोग इतनी बेहतरीन कारीगरी करते थे, ठीक है, इसीलिए इनको यहाँ से ले गए थे लोग। फिर यूरोपीय वस्तुओं की भी अच्छी नकल कर लेते थे। असली नकली पहचानना यहाँ पे काफी कठिन होगा, इतना हूबहू बना देते थे कि आप पहचान भी नहीं पाओगे। यहाँ पे छोटी बंदूक, शिकार की बंदूक, स्वर्ण आभूषण, ठीक है, हर चीज को यहाँ पे बना दिया जाता था। फिर अब बात करते हैं छत्ते की। छत्ता क्या होता है, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे उत्पादन का कार्य होता है, ठीक है, फैक्ट्री मान लो या फिर इसको छोटी यूनिट मान लो जहाँ पे कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो शिल्प मोहल्ले और उत्पादन केंद्र, शाहजहानाबाद के लगभग सभी भागों में निर्माणशालाएं और उत्पादन केंद्र फैले हुए थे। इतिहासकार कहते हैं कि इनको शिल्प मोहल्ले कहा जाता था या इसको छत्ता भी कहा जाता था, ठीक है। ये छोटे आकार की उत्पादन इकाइयां थी और छोटे आकार पे यहाँ पे उत्पादन होता था। उदाहरण के लिए छत्ता लाला तनसुख राय, छत्ता जौनीसर खान, ठीक है, ये कुछ फैक्ट्री मान लो, यहाँ पे उत्पादन का काम होता था छोटे लेवल पे। किसी एक शिल्प तक सीमित नहीं थे ये, बहुत सारे काम यहाँ पे होते थे। निजी उत्पादन की भी इकाइयाँ थी। वेतनभोगी मजदूर जो थे यहाँ पे काम करा करते थे, जो सैलरी पे काम करते थे। शिल्प आधारित गलियां और आवास, तो अलग अलग शिल्पकार समुदायों के लिए अलग अलग आवास क्षेत्र थे, अलग अलग जगह पे रहा करते थे। जैसे कि उदाहरण है चमार का हाट, ठीक है, जहाँ चमड़े के काम होते होंगे। कई बार एक ही पेशे के लोग पूरी गली में बसे होते थे, यानी कि मान लो कहीं मिट्टी के बर्तन बनाने का काम है तो सारे के सारे उस गली में कुम्हार ही रहेंगे। ऐसी गलियां जो थी उसी पेशे के नाम से जानी जाती थी। उदाहरण जैसे कूचा नाई वालान, यानी जो जहाँ पे नाई का काम होता था तो उसको कूचा नाई वालान बोल दिया, हज्जाम बोल दिया, ठीक है।
जहाँ पे चरखे वगैरह का काम होता था तो वहाँ पे कूचा चरखे वालान बोल दिया, ऐसे गलियों के नाम पड़ गए थे। फिर 18वीं सदी के मध्य से दिल्ली का पतन। अब इसका प्रमुख कारण क्या था? नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, मराठे भी कई बार हमले कर देते थे, अहमद शाह अब्दाली भी बार बार आता था, लूटता था। तो इसकी वजह से क्या था, ये पतन होने लगा रहा था। ठीक है, उत्तर भारत में शक्तिशाली जो दरबारी थे, इनके द्वारा नए स्वतंत्र राज्यों की स्थापना भी हो रही थी, क्योंकि कुछ जो दरबारी थे वो ताकतवर हो गए थे, तो ये स्वतंत्र हो जाते थे। मुगल साम्राज्य और दिल्ली दोनों ही कमजोर इस समय में हो गए थे। अब असुरक्षा और पलायन, अब दिल्ली इतनी ज्यादा असुरक्षित हो गई थी कि लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगे थे। परिणाम क्या हुआ कि अमीर व्यापारी जो है वो आगरा जैसे नगरों की तरफ भाग गए। ठीक है, कारीगर जो है वो मुर्शिदाबाद, पटना, फैजाबाद, लखनऊ की तरफ चले गए, जहाँ पे शांति उनको मिले। उद्योगों पे क्या प्रभाव हुआ? तो शाही कोष की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, बहुत सारे उद्योग नष्ट हो गए थे। कुछ उद्योग तो किसी तरीके से बच पाए, टिके रहे, लेकिन ज्यादातर जो शिल्प कार्य था, ठीक है, उस पे भी काफी कहीं ना कहीं कठिन परिस्थितियों के बाद भी शिल्प कार्य जो था वो चलता रहा यहाँ पे। अगला पॉइंट है दिल्ली का व्यापारिक प्रतिष्ठा बनी रही, यानी दिल्ली अब भी दूर दराज के व्यापारियों को आकर्षित करती थी। 1793 के बाद यहाँ पे वार्षिक कारवां आते थे। ठीक है, साल में एक बार लोग आया करते थे व्यापार वगैरह के लिए, जैसे काबुली घोड़े, कश्मीरी शॉल, फल, ये सारी चीजें यहाँ पे आती थी, उचित दामों पे मिल जाती थी। नेक्स्ट है शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का विकास। शाहजहानाबाद में संगीत कलाओं का विकास। तो 17वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम देखें तो शाहजहां क्या कर रहा था, अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ले आया था, दिल्ली में शाहजहानाबाद में। ठीक है, तो कला और संस्कृति जो है वो भी आगरा से शाहजहानाबाद में स्थापित हो गई थी, स्थानांतरित हो गई थी। ठीक है, तो 1679 से 1707 के बीच में मुगल शासक दक्षिण अभियानों में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहे, तो राजधानी लंबे समय तक शासक है उसकी अनुपस्थिति में रही। फिर भी सांस्कृतिक गतिविधियां जो थी यहाँ पे बंद नहीं हुई, संरक्षण की भावना यहाँ पे अभी भी बनी हुई थी। फिर मोहम्मद शाह के समय में सांस्कृतिक उत्कर्ष। तो मोहम्मद शाह जो था, इसके शासनकाल में देखें तो किला ए मुबारक, जिसको आज के समय में लाल किला कहा जाता है, ये सांस्कृतिक गतिविधियों का मेन केंद्र बना हुआ था। तो राजनीतिक अस्थिरता रही, लेकिन उसके बावजूद भी सांस्कृतिक जीवन जो था वो सही से चलता रहा, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आई। ठीक है, संगीत की भूमिका, तो संगीत ने सांस्कृतिक परिवेश को बिल्कुल जीवंत बना दिया था, संगीत को संरक्षण मिल रहा था। राज दरबार, सम्राट वर्ग, सामान्य जनता, सभी लोग क्या करते थे, संगीत को पसंद करते थे। ठीक है, तो इन सभी का इसको संरक्षण मिला। फिर यहाँ पे गायन और नृत्य, यानी जो सिंगिंग होती थी और जो डांस होता था, ये हमारी जो रोजमर्रा का जीवन है, ठीक है, लोगों की जो रोजमर्रा का जीवन था उसका पार्ट बन चुका था, किसी विशेष उत्सव पर निर्भर अब नहीं रहे। अब डेली लाइफ में ये चीजें होने लगी थी, नृत्य होता था, गायन होता था। ठीक है, ये सब धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर संगीत, सूफी सभाएं जो होती थी, जैसे कि दरगाह या मकबरों पे अ, उर्स की स्थितियों में भी ये सब होता था। कलाकारों का विस्तार, इस काल में बड़ी संख्या में जो व्यावसायिक कलाकार थे ये उभरे, अनेक बेहतरीन संगीतकार भी इसी समय में उभरे, और बहुत सारे जो कलाकार थे उनकी संख्या इस समय में बहुत तेजी से बढ़ गई थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, 18वीं शताब्दी में संगीत का परिवर्तन। ऐसा माना जाता है कि जो शुद्ध शास्त्रीय संगीत था, इसकी भव्यता में इस समय कमी आई, और ये पतन नहीं बल्कि परिवर्तन का समय था। ठीक है, संगीत शैलियों में बदलाव हो रहा था। ध्रुपद जो था पहले कभी लोकप्रिय होता था, अब ये धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता घटने लगी थी, इसकी जगह ख्याल, तराना, टप्पा जैसी जो शैलियां थी विकसित होने लगी थी। फिर तानसेन के परिवार से अगर हम देखें तो बहुत सारे गायक जो हैं वो संगीत में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अब ये जो संगीत में परिवर्तन आ रहा था, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी, नए संरक्षक वर्ग का उदय हो रहा था। तो जो नए संरक्षक थे वो ज्यादा लोकप्रिय और सरल राग को पसंद करते थे। ठीक है, और जो ध्रुपद होता था वो बहुत कठिन होता था, इसलिए ये काल जो है संक्रमण का काल माना गया है, और ना कि संगीत के पतन का। ठीक है, इसको संगीत के पतन के रूप में मत देखो, बल्कि संगीत में शैलियां बदल रही है। ठीक है, अलग शैली को पसंद किया जा रहा है। अगला है संरक्षण पद्धति में परिवर्तन। तो संरक्षण और कला का संबंध, मध्यकालीन भारत में ललित कला और साहित्य का विकास जो है, ठीक है, उसका संरक्षण पे निर्भर था। कलाकार अपने संरक्षक, देखो क्योंकि जो कलाकार होते थे उसको कोई ना कोई व्यक्ति अपने पास रखता था, ठीक है, उसका संरक्षण करता था, वही उसको खिलाता पिलाता, उसके जीवन उसी पे निर्भर होता था।
तो कलाकार अपने संरक्षक की इच्छा के अनुसार ही फिर प्रस्तुति देते थे। क्यों? क्योंकि संरक्षक ही उसको मतलब प्रेरित कर रहा है, वही उसको पैसा देगा, ठीक है, उसी के हिसाब से उसको रहना है। तो जैसा संरक्षण कहेगा उसी के हिसाब से उसको क्या करना था, प्रस्तुति देनी होती थी, ठीक है। जैसा वो संगीत बोलेगा वैसा ही संगीत गाना होता था। फिर एक समय आता है जब नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो उसका क्या प्रभाव हुआ, तो इसको देखते हैं। नादिर शाह के आक्रमण से मुगल शासन की जो आर्थिक स्थिति थी वो कमजोर हो गई थी, क्योंकि शाही खजाना इसने लूट लिया था, और जिससे राजकीय संरक्षण जो था वो कम होने लगा, ठीक है। अब फारसी यात्रा वृतांत मुरक्के दिल्ली को अगर पढ़ते हैं तो उसमें पता लगता है कि दरगाह कुली खान इसमें बताते हैं कि बादशाह दीन पनाह ने संध्याकालीन संगीत सभाएं बंद कर दी। जो शाम के समय में संगीत सभा होती थी वो बादशाह ने बंद करवा दी। दरबार में संगीत का आयोजन भी रोक दिया था। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी भी हो गई थी इस समय में। कलाकारों की स्थिति में बदलाव आया, क्योंकि मुगल सम्राट और दरबार का जो वैभव था वो घट रहा था। तो बड़े कलाकारों को अब नए संरक्षक ढूंढने पड़ रहे थे, जिसके पास धन हो, जिसके पास सुविधाएं हो, ठीक है। लेकिन सांस्कृतिक परिष्कार यहाँ पे नहीं था। अब आप ये मान लो कि ये एक ऐसा समय था जो मुगल काल के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इस समय में जो पैसा था, धन था, वो लूट गया था। अब जब पैसा ही नहीं है तो फिर जो ये कलाकार होते थे वो संरक्षक के पास कैसे, उनको नया संरक्षक ढूंढना पड़ेगा। तो ये स्थिति होने लगी थी। संगीत पर नृत्यांगनाओं और गणिकाओं का प्रभुत्व। इस समय में क्या था, संगीत का बड़ा हिस्सा जो था वो नृत्यांगना, जो महिला जो डांसर होती थी उनका, और जो अन्य महिलाएं होती थी उनके हाथों में चला गया था। ये महिलाएं जो है संगीत और नृत्य में बहुत निपुण होती थी, ठीक है, अच्छा गाती थी और अच्छा डांस करती थी। श्रेष्ठ संगीतकारों से प्रशिक्षित होती थी, इनकी ट्रेनिंग भी अच्छे संगीतकारों के पास होती थी। दरगाह कुली खान बताते हैं कि कई प्रसिद्ध कलाकारों का उल्लेख उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है। प्रसिद्ध महिला कलाकार चमनी जो है तराना गायन में प्रसिद्ध थी। एक महिला थी जिसका नाम था चमनी। ये तराना को बहुत अच्छे से गाती थी। शाही दरबार में सम्मानित होती थी, सम्मान किया गया था, ठीक है। फिर रहमान जो धादी समुदाय से हैं, ये बहुआयामी कला प्रतिभा के लिए जानी जाती थी। फिर कमल बाई, ये निरंतर अभ्यास से इन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी, इसके प्रैक्टिस से इन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाने लगी और बहुत उच्च स्तर का डांस भी करने लगी थी, ठीक है। तो ये गणिकाएं, ये जो महिलाएं होती थी, ये भव्य जीवन जीती थी। महफिलों के शिष्टाचार और सभाचार में ये निपुण होती थी। महफिलों में इनको बुलाया जाता था, गाना गाती थी, नृत्य करती थी, ठीक है। व्यावसायिक कलाकार के रूप में समृद्ध थी और सम्मानित थी। संगीत सभाओं की लोकप्रियता। तो संगीत सभाओं में विशाल श्रोतागण आते थे, बहुत सारी ऑडियंस आती थी। लोग सुबह से सभाओं में पहुंचने लगते थे। संगीत जो था आम जनता के जीवन का हिस्सा बन चुका था, उनके मनोरंजन का एक साधन बन चुका था, ठीक है। फिर वसंतोत्सव और सूफी संगीत। वसंत ऋतु में जब वसंत उत्सव मनाया जाता था तो कलाकारों के लिए ये बहुत बड़ा उत्सव होता था। पहले दिन इसमें अगर हम देखें तो कव्वाल और गायक जो थे वो शरीफ खदम शरीफ में पैगंबर के समक्ष प्रस्तुति दिया करते थे, अपनी कव्वाली गाया करते थे, ठीक है। दूसरे और तीसरे दिन में हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है इस पे श्रद्धांजलि दी जाती थी। छठे दिन बादशाह और दरबारियों के सामने प्रस्तुति होती थी। सातवें दिन रात में शहर के जो सभी नर्तक होते थे, नाचने वाले होते थे, ठीक है, वो मकबरे पे इकट्ठा होते थे। मकबरे को शराब से धोकर यहाँ पे नृत्य किया जाता था। बाद में जो कव्वाल होते थे वो भी इसमें शामिल होते थे, वो गाया करते थे, ठीक है। तो ये पूरा एक प्रोग्राम होता था, आप ऐसा मान लो। फिर ध्रुपद की लोकप्रियता का हास, यानी ध्रुपद जो था एक गाने की शैली थी, लेकिन वो काफी टफ होती थी। इसमें ज्यादातर आप देखोगे भजन वगैरह गाए जाते थे, ठीक है। ये शास्त्रीय संगीत की शैली है। तो ये कहीं ना कहीं इस समय में देखें तो ये कमजोर होने लगी थी, ठीक है। ये कठिन शैली होती थी और शास्त्रीय गायन शैली थी। तो अप्रशिक्षित श्रोताओं को इसके ऊंचे सुर और गंभीर स्वर समझ नहीं आते थे, ठीक है। अब देखो जैसे अब आपके सामने कोई ध्रुपद गा रहा है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, ध्रुपद गीत बहुत मिलेंगे। आपको अच्छा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको उसकी समझ नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को उस संगीत की समझ होगी, जो पढ़ा लिखा होगा, जिसने उस संगीत को पढ़ा होगा, ठीक है। पढ़े लिखे से मेरा मतलब वो नहीं है क्वालिफिकेशन जो आप समझ रहे हैं। पढ़े लिखे का मतलब है जिसने संगीत के बारे में पढ़ाई करी होगी, संगीत के सुरों के बारे में जिसे जानकारी होगी, ठीक है। वो क्या होगा, वो ध्रुपद को समझ पाएगा। लेकिन जो अप्रशिक्षित जो श्रोता है, ऑडियंस है, वो इसको नहीं समझ सकते थे। तो ध्रुपद जो है नृत्य के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें डांस नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इसलिए क्या था, ये थोड़ा मतलब इसको कम पसंद किया जाने लगा था। और ये जो गायक होते थे ये अपने कौशल को और अपने ज्ञान को गोपनीय रखने की प्रवृत्ति थी इनके अंदर, यानी अपने ज्ञान को ज्यादा ये फैलाना भी नहीं चाहते थे।
तो इन कारणों से ध्रुपद को मिलने वाला जो संरक्षण था वो सीमित हो गया था। ये विद्या पूरी तरीके लुप्त तो नहीं हुई, लेकिन इसका प्रभाव कम होने लगा था। ध्रुपद गायकी की पद्धतियां जो थी वो अन्य जो दूसरे संगीत राग थे उसमें समाहित हो गई, ठीक है, अलग तरीके से। जैसे ख्याल गायकी है, ये थोड़ा फेमस हो रही थी। तो ये काल जो है ख्याल गायकी के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना गया। ये अलग स्टाइल है ख्याल, ठीक है, गाने का। तो इसमें स्थानीय जो लोक संगीत थी, इसकी साहित्यिक शैली के रूप में ये विद्यमान था। और 15वीं शताब्दी में दरबार में इसको प्रवेश मिला, ठीक है। ख्याल को शास्त्रीय प्रतिष्ठा भी मिली हुई थी क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत था। तो शाहजहां के शासनकाल में ख्याल का और ज्यादा विकास हुआ, ठीक है। ये गाना गाने का एक तरीका है, एक स्टाइल है। फिर इसके बाद बात करते हैं प्रमुख संगीतज्ञों का योगदान। तो नियामत खान सदरंग, ये मोहम्मद शाह के दरबार के प्रधान संगीतकार थे, सबसे मेन संगीतकार थे। ख्याल को सबसे बेहतरीन स्वरूप और बेहतरीन लोकप्रियता इन्होंने ही दिलाई थी। मध्यकाल में अच्छी उच्च कोटि के जो संगीतज्ञ थे उसको नायक की उपाधि दी जाती थी। ख्याल को विभिन्न राग रागनियों में संगीतबद्ध किया जाता था, ठीक है, अलग अलग राग में, अलग अलग रागनियों में इसको गाया जाता था। फिर विलंबित मंदगामी ख्याल। तो ध्रुपद से गहराई से ये जुड़ा हुआ था, अपने उद्भव के लिए ध्रुपद का ऋणी है ये जो ख्याल है, ये ख्याल के भी कई सारे टाइप होते थे, ठीक है। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया था। फिर फिरोज खान अदरंग, ये सदरंग के भतीजे थे। इन्होंने बहुत सारे जो ख्याल गीत है उनकी रचना करी थी और नए रागों को भी इन्होंने समृद्ध करा, ठीक है। मोहम्मद शाह रंगीला पिया तो स्वयं भी ख्याल रचनाएं करने वाले शासक माना जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो था वो भी ख्यालों की रचना करता था, ठीक है, ऐसे संगीत की। अगला पॉइंट है, ख्याल जो गायकी है ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहा था। तो इसके पीछे कारण क्या थे? तो इस गायकी के लोकप्रिय जो कारण है लोकप्रियता के, वो कई सारे थे। जैसे कि देखो, इसमें लयात्मक विविधता थी, यानी अलग अलग लय में इसको गाया जा सकता था और इसमें अलग अलग तालों में भी इसको गाया जा सकता था स्वतंत्र होकर, कोई इसमें मतलब बंदिशें नहीं थी। अब जैसे ध्रुपद है वो मंद गति में ही गाया जा सकता था, तराना जो है वो द्रुत गति में गाया जा सकता था, ठीक है। लेकिन इसमें ये जो ख्याल गायकी है ये आपको स्वतंत्र तरीके से गाया जा सकता है, इसमें कोई ज्यादा रुकावटें नहीं थी। तो इसमें इतना लचीलापन था, इसे इसीलिए इसको डांस के लिए भी सही माना गया, यानी इस गीत को डांस के लिए भी अच्छा माना गया। तो ख्याल को इतना सम्मान मिला कि अत्यंत नफासत पसंद, यानी जो उच्च कोटि के जो संगीतज्ञ थे उन्होंने भी इसका प्रदर्शन शुरू कर दिया, ठीक है, यानी ये बहुत पसंद किया जाने लगा था इस समय में। अब बात करते हैं कवित्त। ख्याल के बाद कवित्त जो था वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, इसको बहुत गायन शैली में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो मुगल दरबार से जुड़े जो प्रमुख गायक थे, जिसमें रहीम सेन हो गए, तानसेन हो गए, ठीक है, इनके और मियाँ तानसेन के जो वंशज हैं, कवित्त प्रस्तुति में अप्रतिम माने जाते थे। ये कवित्त को प्रस्तुत करने में बेहतरीन माने जाते थे, ठीक है। कुछ महिलाएं भी होती थी जो कवित्त को बहुत अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से गा सकती थी। उमाबाई हो गई, जिनका गायन जो था वो त्रुटिहीन माना गया, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं थी, ऐसा माना गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट, कवित्त की प्रमुख शैलियां। कवित्त जो है वो भी कई अलग अलग स्टाइल में गाया जाता है। तो इसमें परंपरागत शास्त्रीय कलावत शैली थी एक, इसे उमाबाई और आशापुरा रमजानी जो थे वो इसके उस्ताद हुआ करते थे। ये शैली जो थी ध्रुपद से मिलती जुलती थी थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर आशु कविता पाठ शैली, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो संरक्षक हैं उसके इंटरेस्ट के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे कोई सुनने वाला है, उसको जैसा पसंद है उसी के हिसाब से इसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा। इसमें उस काल की अन्य संगीत शैलियां जो थी वो भी शामिल हो गई, उसके तत्व भी इसमें शामिल हो गया। फिर इसका डांस से संबंध था, यानी बाद के समय में कवित्व जो है इसमें कथक नृत्य में इसको यूज किया जाता था, गीतात्मक लयात्मक रूप में इसको यूज किया जाने लगा था। अगला टॉपिक है हमारा तराना, ठीक है। ये भी जो संगीत होता है, म्यूजिक होता है, गाना होता है, गाने का एक तरीका है जिसको तराना कहा जाता है, ठीक है। तो तराना एक लोकप्रिय संगीतात्मक शैली है जो, जैसे ख्याल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था उसी तरीके से तराना भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। ये अपने लयात्मक ढांचे में गीत के समान होती है, ठीक है, इसको मतलब ये गीत जैसा ही होता है, इसको गाया जाता है जब। तराना ने ख्याल के साथ साथ लोकप्रियता प्राप्त करी। जिस समय ख्याल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा था उसी समय में तराना जो गाने का तरीका है ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था। ख्याल की तरह इसमें राग पद्धति होती है, राग होते हैं, इसमें अलग अलग लय होती है, ठीक है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है?
मुख्य विशेषता आप ऐसे बता सकते हो कि तराना का जो गायन है, यानी जब तराना को गाया जाता है तो ये द्रुत ताल में गाया जाता है, यानी बहुत तेज लगातार गाया जाता है, ठीक है। और इसमें विभिन्न वाद्यों से उत्पन्न जो बोल होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि जो अलग अलग म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उससे जो बोल बनते हैं वो भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। फिर है जंगला। अब ये जंगला क्या है, ये भी एक तरीका है, एक विधि है। तो इसको देखते हैं। 18वीं शताब्दी में दिल्ली के जो संगीतकार थे, इनके बीच में जंगला जो था ये काफी प्रचलित था। और ये एक ऐसी शैली थी जिसको लेकर ना लोगों के मतलब विद्वानों में कुछ मतभेद है। मतभेद क्यों है? क्योंकि कुछ जो विद्वान है वो कहते हैं कि ये फारसी जो फारसी शब्द है जंगुला, इसका भारतीय रूप है, ठीक है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जंगला जो है ये जो भारत में जो दोआब क्षेत्र था यहाँ की पद्धति है, यहाँ पे ये संगीत पहले से था, ये फारस से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों में अंतर किया जाता है। जंगला जो है ठुमरी की पूर्ववर्ती शैली है, यानी जो ठुमरी थी उससे पहले की शैली है जंगला। तो ठुमरी का विकास जो है वो ख्याल और जंगला के सम्मिश्रण से हुआ, यानी जब ख्याल और जंगला इन दोनों पद्धतियों का मिश्रण किया गया तब जाके ठुमरी का विकास हुआ था, ठीक है। फिर बात करते हैं इसके कुछ प्रसिद्ध कलाकार जो इस शैली को जानते थे। तो इसमें नूरबाई डोमनी आ जाएंगी, जामी हज्जाम आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों जो है जंगला शैली के बहुत बड़े विद्वान रहे हैं। फिर एक है कव्वाली। कव्वाली में क्या होता है, कई सारे लोग आपस में बैठ जाते हैं और मिलकर गाते हैं। और आपने ज्यादातर देखा होगा ये मजारों वगैरह में गाई जाती थी, ये अलग शैली है, ठीक है। तो कव्वाली जो है ये सूफी सभा जो होती है, जिसे महफिल समा कहा जाता है, या उर्स। उर्स मतलब क्या होता है, जब कोई इनका, ठीक है, जब किसी की मान लो दरगाह जो होती है, दरगाह में जो उनकी जो पुण्य तिथि होती है साल में एक बार आती है, तब जो प्रोग्राम होता था उसको उर्स कहा जाता था। तो अन्य धार्मिक उत्सव से जुड़ी हुई है। तो आपको कव्वाली कहाँ कहाँ पे दिखेगी? जब सूफियों की सभा होती थी वहां पे, जब उर्स मनाया जाता था तब, या अन्य जो इनके धार्मिक उत्सव होते थे, ठीक है, उस समय में ये गाया जाता था। तो इसको आप समा संगीत के रूप में जानते हैं, क्योंकि मूलतः खानका से संबंधित होता था ये। और इसका उद्देश्य जो होता था आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति होती थी, ठीक है। ये एक मतलब आध्यात्मिक गीत होता था जो ईश्वर के लिए गाया जाता था। फिर धीरे धीरे जो समा संगीत है इस पर भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी प्रभाव पड़ने लगा। जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक था उसके प्रभाव के बाद क्या हुआ, इसका भारतीयकरण भी हुआ। इसके भारतीयकरण का जो श्रेय है वो शेख बहाउद्दीन जकारिया मुल्तानी को दिया जाता है। इन्होंने क्या करा, समा संगीत जो था उसको मुल्तानी और काफ जैसे शास्त्रीय रागों से भी जोड़ दिया, यानी अलग अलग रागों से इसको जोड़ दिया। अब बात करते हैं अमीर खुसरो, इनका क्या योगदान था। तो शेख जकारिया के द्वारा प्रारंभ की गई भारतीयकरण की प्रक्रिया अमीर खुसरो के संगीत में नवाचारों में चरम पे पहुंची। यानी शुरुआत तो कर दी थी शेख जकारिया ने, जब उसने भारतीय जो क्लासिकल म्यूजिक था उसका प्रभाव डाल दिया कव्वाली पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अमीर खुसरो ने भी कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर दिए। और अमीर खुसरो से जुड़े प्रमुख जो रूप है वो कौल कहा जाता है, इसको तराना कहा जाता है, तिल्लाना कहा जाता है, सोहला कहा जाता है, ठीक है। ये सब आप ये मान लो कि म्यूजिक के ही अलग अलग गीतात्मक रूप हैं। तो ये थोड़ा ऐसा टॉपिक है कि आपको समझना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देखो हमारी जो स्ट्रीम है वो म्यूजिक नहीं है। म्यूजिक अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, और म्यूजिक सब्जेक्ट अगर आपने पहले कभी पढ़ा है तब तो ये आपको सब कुछ जाना पहचाना लगेगा। लेकिन अगर आपने म्यूजिक नहीं पढ़ा तो आपके लिए बस ये पेपर वाला काम रह गया कि बस पढ़ो, किसी तरीके से पेपर कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये मुश्किल लगेगा आपको, क्योंकि हमारा ये स्ट्रीम नहीं रहा, हमारा ये सब्जेक्ट ही नहीं रहा है कभी। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी और शाहजहानाबाद। तो 18वीं शताब्दी में ये सभी जो गीतात्मक रूप थे, यानी गीत गाने के जो सारे तरीके थे, चाहे तराना हो, चाहे कव्वाली हो, चाहे ख्याल हो, ठीक है, चाहे जंगला हो, तो ये सारे जो रूप थे ये शाहजहानाबाद में यानी दिल्ली में एक संयोजित अदाकारी परंपरा का हिस्सा बन चुके थे। यहाँ पे क्या होता था, प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्राम में ये लोग आया करते थे और अपने अपने तरीके से गीत गाते थे। जो कव्वाल होते हैं, जो कव्वाली गाते हैं उसको कव्वाल कहा जाता है, ठीक है। तो कव्वाल क्या करते थे, इसको इसकी प्रस्तुति करते थे। तो कव्वाल जो है इसकी ये वाली के नाम से भी जानी जाती थी, ठीक है। कव्वाली में कौल तराना अन्य रूपांतरण जो चीजें थी वो सारी चीजें मिश्रित हो गई थी, यानी मिल चुकी थी। इसके बाद है मरसिया खवानी, ठीक है, ये भी समझते हैं। तो पाठ्य कालावधि में मरसिया खवानी की कला का विकास होता है। मरसिया क्या है,
ये समझते हैं। तो ये एक ऐसा मतलब ये शोक गीत होता था, यानी जो दुख में गाया जाता था, ठीक है। जैसे इमाम हसन हो गए, इमाम हुसैन की स्मृति में, उनकी याद में जब मुहर्रम होता था, मुहर्रम का त्योहार होता था, इसके अवसर पर इसको गाया जाता था, ठीक है। तो मरसिया का लयात्मक वाचन होता था, इसमें लय होती थी, इसको मरसिया ख्वानी कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको मरसिया खवानी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में मरसिया खवानी एक सुस्थापित और मान्य कला के रूप में विकसित हुई। अब याद रखना, मरसिया खवानी पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना ये शोक गीत है, ठीक है। ये शोक यानी ये खुशी वाला गीत नहीं है, ये दुख में गाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं वाद्य संगीत की, यानी म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको समझते हैं। तो वाद्य संगीत में प्रमुख परिवर्तन है। अब आप एक चीज समझिए कि जो गीत गाए जाते थे, तो खाली गीत गाए जाएंगे तो वो उतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट से कोई म्यूजिकल म्यूजिक दे दिया जाए तो वो थोड़ा अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो वाद्य संगीत को समझते हैं। इस काल में वाद्य संगीत में भी कुछ बदलाव देखने को मिले। जैसे जो वीणा वादक होते थे, यानी जो वीणा बजाते थे, ठीक है, इस तरीके की वीणा होती है, इसको बजाने वालों की संख्या जो थी वो कम होती जा रही थी। इसके विपरीत में जो सितार है ये बहुत लोकप्रिय हो रहा था। ये जो होता है ये सितार होता है, ये वीणा से थोड़ा मिलता जुलता आपको लग रहा है देखने में, पर ये वीणा से काफी अलग होता है, ठीक है। इस समय में यानी कि वीणा एक तरीके से अपनी लोकप्रियता खो रही थी, तो सितार जो है वो अपनी लोकप्रियता की चरम पे पहुंच रही थी। और इस समय में जो महिलाएं होती थी, जो नृत्यात्मक गीतों को गाती थी या नृत्य करती थी, तो उस समय ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते थे, ठीक है। फिर सारंगी जो थी ये भी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र बन गई थी। अब ये सारंगी की शुरुआती रूप दिखा रहा हूं मैं आपको। इस तरीके का सारंगी होता था, यानी एक पार्ट अलग होता था, एक पार्ट यहाँ पे है, इसको इस पे घिसा जाता था, तब ये इसमें संगीत निकलता था, ठीक है, म्यूजिक निकलता था। तो ये सारंगी है। फिर ये जो बीन है, बीन की गिरती लोकप्रियता, यानी बीन का मतलब यहाँ पे वीणा से है, ये वो वाली बीन नहीं है जो सपेरे बजाते हैं, ठीक है, तो ये वीणा है। तो बीनकार यानी जो वीणा वादक थे वो अपने पारिवारिक संगीत को गोपनीय रखते थे, ठीक है, सीक्रेट रखते थे, वो किसी को बताते नहीं थे। प्रशिक्षण केवल वंशज तक सीमित था, यानी अपने ही परिवार के लोगों को ही ट्रेनिंग दी जाती थी, बाहर के व्यक्ति को ये नहीं सिखाया जाता था। जो बीन बजाना होता है, जो वीणा बजाना होता है, ये अत्यंत कठिन होता था, बहुत मुश्किल कला थी। और बीन का ज्ञान जो था वो कुछ लिमिटेड कलाकारों तक ही सीमित रह गया था, ठीक है, वहीं तक सिमट गया था, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार से बाहर के लोगों को ये ज्ञान ही नहीं दिया। अब बात करते हैं सितार का उद्भव और विकास। सितार की लोकप्रियता बढ़ने के क्या कारण थे? कारण ये था कि ये एक नया और अधिक सुलभ वाद्य था, ये नया भी था और ये थोड़ा आसान भी था वीणा के मुकाबले। सितार का जो विकास है वो ऐसा माना जाता है कि जो सहतार, तीन तारों वाला जो फारसी वाद्य यंत्र था उससे हुआ है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो तंबूरा होता है, जो एक तार वाला जो तंबूरा होता है जो बजाते थे, उससे हुआ है। कुछ कहते हैं कि इन दोनों के मिश्रण से हुआ है, ठीक है, यानी जो सितार है वो इनके मिश्रण से बनी है। तो शुरू शुरू में जो सितार वादन था उसमें ध्रुपद और बीन की पद्धतियां प्रभावित होती थी। फिर इसमें लयात्मक जटिलताएं जो थी उस पर बल दिया जाने लगा था, यानी कि इसमें काफी बदलाव आ रहे थे स्टार्टिंग से ही। अब बात करते हैं मस्जिद खानी बाज। 19वीं शताब्दी में ख्याल के उद्भव के बाद भी ये जो सिस्टम है जीवित रहा। अदरंग यानी ये प्रसिद्ध सितार वादक है। ये क्या करते हैं, जो अलग अलग वाद्य हैं उसकी स्वर लिपि को अपनाते हैं और सितार वादन में नवाचार किया, यानी कि अलग अलग जो वाद्य यंत्र है उसमें जो टून बजाई जाती थी उसी को इन्होंने इस्तेमाल करके सितार में नया एक्सपेरिमेंट कर दिया, आप ये मान लीजिए। सितार की विशेषता की बात करें तो ये अन्य जो वाद्य थे उनसे आसानी से अपनाने में अपनाया जा सकता था। कहने का मतलब है कि जो वाद्य यंत्र होता है ना वो बजाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, और सितार थोड़ा आसान था। तो बाकी जैसे वीणा हो गई या फिर अन्य जो चीजें हैं उससे इसको बजाना आसान होता था। फिर बीन और रबाब की लोकप्रियता जो थी इस समय में, यानी वीणा और रबाब की लोकप्रियता जो थी वो घटने को हो रही थी। नेक्स्ट है ताल वाद्य और तबले का अभाव। इस काल में अगर हम देखें तो किसी भी तबला वादक का उल्लेख हमको नहीं मिला है, ठीक है। प्रचलित जो ताल वाद्य था इसमें आप देखोगे ढोलक बहुत ज्यादा चलती थी, फिर ढमढमी, ठीक है, ये ढोलक की एक लोक शैली है। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते थे जिस इस समय में बजाए जाते थे, ठीक है। तबले का प्रयोग जो है वो 19वीं शताब्दी में और अवध दरबार में कथक नृत्य के साथ ही वो शुरू हुआ था। अब बात करते हैं शाहजहानाबाद की प्रसिद्ध साजिंदे। दरगाह कुली अली खान के द्वारा जो वर्णित प्रमुख वादक हैं उसको समझते हैं। तो तंबूरंची जिसका वादन जो है जानवर और निर्जीव वस्तुओं को हिला देता था। हसन खान रबाबी जो है वो रबाब वादन में बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। फिर गुलाम मोहम्मद जो है ये सारंगी वादन में बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे विद्वान थे
जो म्यूजिक जानते थे और अलग अलग वाद्य यंत्र को बजाते थे, और उसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। ठीक है। हुसैन खान जो थे ये ढोलक नवाज थे, ढोलक बहुत अच्छे से बजाते थे। शहनवाज जो थे वो साजिंदे, यानी ये ऐसा वाद्य यंत्र प्रचलित किया इन्होंने जो ढोलक, पखावज और तंबूरे की ध्वनि एक साथ उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, अलग अलग चीजों को एक साथ बजा सकता था, ऐसी इन्होंने चीजें बना दी थी। अब बात करते हैं नृत्य यानी डांस। इस काल में जो डांस है उसके अलग अलग जो रूप है उसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो काफी कम मिलती है। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसमें देखें तो व्यक्तिगत जो नर्तक होते थे उसके बारे में जानकारी मिलती है, यानी जो लोग होते थे, ठीक है, महिला या फिर पुरुष जो डांस करते थे उनके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। कुछ नर्तक द्रुत और सशक्त पदचारण में अत्यंत कुशल थे। द्रुत मतलब जो बहुत तेजी से डांस करा जाता है, ठीक है, जिसमें पैरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। लयात्मक निष्पादन पर पूरा कंट्रोल रखते थे। कई नर्तक ऐसे हैं जिन्होंने द्रुत ताल में विशेष दक्षता प्राप्त कर ली थी। और इसमें देखें तो इसमें पैरों के संचालन बहुत महत्व होता था। और फिर भाव भंगिमा यानी चेहरे का जो जेस्चर होते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। इन सब पे नियंत्रण दिखाया जाता है इसमें। एक दरबारी घुंघरू नृत्य उस्ताद का उल्लेख भी मिला है, यानी जो अपनी इच्छा के अनुसार एक या दो, ठीक है, घुंघरू जो होते थे उसको पैरों पे बांध के अलग अलग प्रकार की ध्वनि जो है उत्पन्न कर सकता था। ठीक है, चाहे ताल चाहे कितनी भी तीव्र क्यों ना हो, वो अलग अलग ध्वनि अपने घुंघरुओं से ही ला सकता था। कथक और शास्त्रीय शैली जो शब्दावली है इसका इस समय में अभाव मिला है, यानी इस काल के स्रोतों में कथक शब्द जो है, ठीक है, ये शब्द इसका उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कथक जो परंपरा थी शायद इस समय में नहीं रही होगी। फिर शास्त्रीय नृत्य की पद्धतियां जैसे कि मान लो तांडव हो गया, लास्य हो गया, चिंदू हो गया, सुधंग हो गया, ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं, इसका उल्लेख भी बहुत कम ही ना के बराबर मिलता है। इसके स्थान पे इस समय में मीर अम्मान दहलवी की उर्दू कृति में बागो बहार में पुरुष नर्तक के शास्त्रीय प्रदर्शन के लिए जानकारी मिलती है। ठीक है, यानी कि इस समय में कथक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, जो प्राचीन जो हमारी शास्त्रीय शैलियाँ थी तांडव वगैरह उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन एक उर्दू में लिखी हुई एक किताब है जिसमें जिसका नाम है बागो बहार, उसमें पता लगता है कि एक पुरुष नर्तक था जो शास्त्रीय यानी शास्त्रीय संगीत पे अपना नृत्य करता था। ठीक है, जिसे थई थई नाच कहा जाता था उस समय में। अगला टॉपिक है भड़ेंती। अब ये भड़ेंती क्या है, इनको भांड कहा जाता था। ठीक है, भांड का मतलब यहाँ पे है नक्काल, यानी ऐसे लोग जो नक्काल नकल कर लेते हैं, ठीक है, जो एक्टिंग कर लेते हैं। तो भांड जिन्हें नक्काल भी कहा जाता था, ये हास्य और स्वांग कलाकार होने के साथ साथ कुशल नर्तक और संगीतज्ञ भी थे। यानी ये कॉमेडी भी कर लेते थे, ये स्वांग कलाकार यानी कि रूप भी बदल लेते थे, और ये अलग अलग तरीके के डांस भी कर लेते थे, और ये अच्छा म्यूजिक भी गा लेते थे। ठीक है, संगीत भी गा लेते थे। तो इनके अंदर मल्टी टैलेंट होता था, आप ऐसा मान लीजिए। इनका प्रदर्शन जो था वो किसी सभा का अनिवार्य संपूरक माना जाता था, क्योंकि वहां पे कॉमेडी भी हो जाएगी, ठीक है, लोग इनको देख भी लेंगे। तो बढ़ंती प्रदर्शन की विशेषता क्या है, इसमें डांस भी दिखेगा आपको, म्यूजिक भी दिखेगा, इसमें नकल यानी स्वांग भी दिखेगा, ये सारी चीजें आपको एक साथ दिख जाती थी। नृत्य शैली की बात करें तो इसमें अलग अलग नृत्य लिपिकीय संयोजन पर आधारित होती थी, और ये तेज गतियों की इसमें प्रधानता होती है। अब बात करते हैं प्रतिभागी। सामान्यतः क्या होते थे, जो पुरुष कलाकार होते थे इसमें पार्ट लेते थे। ठीक है, ज्यादातर पुरुष ही होते थे, और एक प्रस्तुति जो होती थी उसमें 8 कलाकार होते थे। ठीक है, 8 कलाकार मिलकर प्रस्तुति देते थे, और संख्या ये कम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि 8 ही रहे, लेकिन 2-4 भी हो सकते हैं, पर 8 मुख्य माने जाते थे। स्त्री वेश, इसमें एक युवा पुरुष जो होता था वो स्त्री वेश में नृत्य करता था, यानी वो लड़की के कपड़े पहन लेता था और थोड़ा वो संतरे वगैरह लगा लेता होगा, और लड़की बन के फिर डांस करता था। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य कलाकार। तालियां बजाकर ये नर्तक को प्रोत्साहित करते थे, और इस प्रोत्साहन शैली को चुग्गा देना कहा जाता था, क्योंकि लोग जब उनको तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे, ठीक है, और उनको मोटिवेट करते थे, तो ये उसे चुग्गा देना कहा जाता है। प्रस्तुति के दौरान व्यंग और स्वांग भी प्रस्तुत किए जाते थे। थर्ड है वाद्य संगति। इसमें भड़ेती में प्रयुक्त जो प्रमुख वाद्य हैं, सितार का इस्तेमाल होता था, ढोल का इस्तेमाल होता था, सारंगी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और ये प्रसिद्ध जो दरबारी भांड होते थे, इनको दरबारी जो इनको संरक्षण मिला होता था। ठीक है, तो ये ख्वासी अनुभाड़ इसको नृत्य संगीत और अत्यंत निपुण माना जाता था। ठीक है, यानी कि इन सब चीजों में ये बहुत ज्यादा निपुण होते थे। अब इसका क्या सांस्कृतिक महत्व है ये देखते हैं। तो ये वर्णन दर्शाता है कि शाहजहानाबाद उत्तरी भारत में और संगीत और नृत्य कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे अलग अलग परंपराएं विकसित हो रही थी, आगे चलकर लखनऊ में ये और ज्यादा परिष्कृत हो चुकी थी।
18वीं शताब्दी के आसपास देखें तो लखनऊ और उत्तर भारत की जो सांस्कृतिक धुरी के रूप में ये उभरा, यानी यहाँ पे ये बहुत तेजी से चल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक है निष्कर्ष। जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, उसको एक निष्कर्ष के रूप में शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो कला साहित्य का संरक्षण, ठीक है, कला साहित्य और संरक्षण। तो मध्यकालीन भारत में कला और साहित्य का विकास जो था वो राज्य के संरक्षण से गहराई से जुड़ा हुआ था, यानी जो शासक था वो कलाकारों को संरक्षण देता था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में संरक्षण की प्रकृति और स्रोतों में कुछ परिवर्तन आ चुका था, क्योंकि इस समय में आक्रमण हो रहे थे बाहर के। तो जब नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो दिल्ली को विध्वंस कर दिया गया, और मुगल शासक अपनी आर्थिक संपन्नता खो बैठे, यानी कि वो उतने अमीर नहीं रहे। मुगल दरबार में जो दरबारी गुट थे, जो षड्यंत्र होते रहते थे, उसका केंद्र बन चुका था। सत्ता और संसाधनों पर नए नए दावेदार उभर रहे थे, यानी कि मुगल स्थिति कमजोर हो रही थी। परिणाम ये हुआ कि पुराने जो दरबारी और अभिजात वर्ग थे वो बहुत दरिद्र हो गए, गरीब हो गए, और नए संरक्षण जो थे वो मजबूत बन गए थे। संक्रमण का काल, यानी ये एक ऐसा काल था जिस समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। दरबारी अभिजात वर्ग की एक उन्नति की जगह अवनति हो गई थी। ठीक है, वो डिग्रेड हो रहे थे। मुगल संसाधनों पर अधिकार चाहने वाले जो गुट थे, इनका उदय हो रहा था, और मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर जा रहा था। फिर व्यापार और नए वर्ग का उदय हुआ, यानी राजनीतिक पतन के बावजूद भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में व्यापार चलता रहा, और एक नया वर्ग उभर रहा था यहाँ पे जो धनी था। ये वर्ग दरबारियों की जीवन शैली का अनुकरण करता था। ठीक है, इन्होंने जो नए वर्ग जो थे, इन्होंने कलाकारों को संरक्षण देना भी शुरू कर दिया था। फिर समकालीन साहित्य में सामाजिक उलटफेर। तो हातिम की कविता, यानी पुराने जो अभिजात वर्ग थे उनका तो पतन हो रहा था, नए धनिक वर्ग जो थे उनका उत्थान हो रहा था। शेरों की जगह सियारों का आ जाना, ये एक सामाजिक प्रतीक बन गया था। ठीक है, और मोहम्मद हुसैन आजाद जो हैं, इनके हिसाब से देखें तो कुलीन वर्ग जो था वो आलस्य और दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है, और ये पतन का कारण भी इनको कारण के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत मुश्किल है समझने में। ठीक है, उसके लिए म्यूजिकल बैकग्राउंड चाहिए, पहले से म्यूजिक की पढ़ाई अगर आपने करी होगी तो आपको आसानी से समझ में आएगा। बाकी मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।